नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन किस किस प्रकार का होता है। निश्चित रूप से संधारित्रों का संयोजन जो होता है वह दो प्रकार के से होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम का संयोजन और एक होता है समानांतर क्रम का संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि इससे हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही है, या 5 नंबर का या न्यूमेरिकल कम से कम एक आ सकता है, या 2 नंबर का लिखने के लिए आ सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट का चीज़ है कि यहाँ पे आवेश जो होता है हमेशा कैसा होता है। इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वह श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है आवेश हमेशा कैसा होता है, आवेश जो रहेगा वह नियत रहेगा, यानी कि कांस्टेंट आवेश रहेगा। और इसका विभव जो रहता है वह क्या होगा, परिवर्तित होते रहेगा। विभव परिवर्तित होगा, मतलब जिस कॉम्बिनेशन में ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि आवेश यदि नियत हो तथा विभव परिवर्तित हो तो वह कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, वह कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम का संयोजन। तो यहाँ से हम एक फिगर बना लेते हैं श्रेणी क्रम का। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे C1 दिया हुआ है, एक C1, फिर उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा C1 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे एक तीसरा C1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 तरह से C1 यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका जो ये वाला पार्ट है वो उसको ग्राउंडिंग कर दिया गया है, यानी कि अर्थिंग कर दिया गया है, जिसका V = 0 हो जाएगा। यहाँ पे C1 ये हो गया, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। और इसका V1 यहाँ ये है, V2 यहाँ पे है, V3 यहाँ पे है। और ये जो है मान लीजिए कि ये कनेक्टेड है, यहाँ पे Q आवेश दिया गया है, प्लस Q आवेश। तो प्लस Q आवेश तो जा रहा है, तो ये C1 C2 C3 से होकर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे C1 C2 और C3 कैपेसिटर हो गया। V1 इसका अलग अलग है, V1 V2 V3 सबका क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से हम अब गणना करते हैं। तो गणना करेंगे तो गणना में सबसे पहले V क्या हो जाएगा, V V1 + V2 + V3 हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि C कितना होता है, C Q/V होता है। तो यहाँ से हम V का मान निकाल सकते हैं। सॉरी, C कितना होता है, C होता है आपका Q/V होता है। तो यहाँ से यदि V को निकालें तो V कितना हो जाएगा, Q/C। V Q/C यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम लिखें कि V1 कितना होगा, तो V1 हो जाएगा Q1/C1। Q1/C1, लेकिन वास्तव में ये Q/C1 होगा, क्योंकि Q जो है समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आवेश जो होगा नियत होगा। आवेश हमेशा क्या होता है, आवेश जो होता है वह नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो आवेश जो है C1 पे भी बराबर है और C2 पे भी वही आवेश है, C3 पे भी वही आवेश है। तो निश्चित रूप से V1 = Q/C1 हो जाएगा। V2 का मान रखेंगे तो V2 = भी Q/C2 हो जाएगा। और V3 का मान रखेंगे तो V3 = भी कितना हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। तो इस तरह से डिफिनीशंस हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि V = V1 + V2 + V3 होता है। V का मान रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे Q/C। V1 का मान रखेंगे तो Q/C1, V2 का मान रखेंगे तो Q/C2 और V3 का मान रखेंगे तो हो जाएगा Q/C3। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो Q कट जाएगा और हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ से हम लोग, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसे हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वह कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। अब हम समानांतर क्रम संयोजन देखेंगे। तो समानांतर क्रम संयोजन में क्या याद रखना होता है, मतलब कि क्या देखना होता है जो कि समानांतर क्रम संयोजन को निर्धारित करेगा। तो इसमें आवेश जो होता है, वहाँ पे आवेश क्या था, वो आवेश समानता नियत था। लेकिन समानांतर क्रम में आवेश जो होता है
वह भिन्न भिन्न होता है। नियत न होकर कैसा होता है, आवेश जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। और विभव जो होता है, विभव हमेशा क्या होता है, नियत होता है। विभव हमेशा नियत होता है। तो समानांतर क्रम संयोजन में आवेश हमेशा भिन्न भिन्न होता है और विभव जो होता है वह हमेशा नियत होता है। तो इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से Q आवेश दिया है, तो Q आवेश से होकर 3 ब्रांचेज निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से तो मान लीजिए 3 ब्रांच निकल रहे हैं, 3 ब्रांच निकल रहा है। यहाँ पे Q1 हो जाएगा, सपोज कीजिए ये Q2 हो जाएगा, और यहाँ से ये Q3 निकल रहा है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये Q1 निकल रहा है, यहाँ पे आपका Q2 निकल रहा है, और यहाँ पे हमारा Q3 निकल रहा है। और यहाँ पे हम कैपेसिटर दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर C1 है, यहाँ पे कैपेसिटर आपका C2 है, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटर हमारा C2 है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है हमारा C3 है, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटर हमारा क्या है, C3 काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से, और इस कैपेसिटर को हम आगे की तरफ मिला रहे हैं, और आगे की तरफ मिलाकर इसको हम यहाँ पे सबसे मिला दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ से इसको हम ग्राउंडिंग कर लिए, तो V हो गया 0। और इन दोनों के बीच में जो हो जाता है आपका पोटेंशियल हो जाता है V हो जाता है, ठीक। पोटेंशियल मान लीजिए V हो गया, और इसको हम मान लेते हैं ये C1 हो गया, ये भी ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया। तो इस तरह से अब हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जगह है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कुल आवेश करेंगे तो Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। सबसे पहले चूँकि V तो एकदम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आवेश अलग अलग चेंजिंग हो रहा है, तो कुल आवेश Q = हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ से क्या जानते हैं कि Q = C × V होता है कि नहीं होता है। ये हमारा डिफिनेशन है, Q = C × V। तो यहाँ से यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं Q1 = C1 × V, चूँकि V कांस्टेंट है, V चेंज नहीं हो रहा है। Q2 = C2 × V, और Q3 = C3 × V3। इस तरह से हमने Q1, Q2 और Q3 का मान लिख लिया। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो है Q = Q1 + Q2 + Q3 है। Q = कितना है, Q1 + Q2 + Q3 है। यहाँ से Q का मान रख दिए, C × V = C1 × V + C2 × V + C3 × V। यहाँ पे = हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम चाहें तो V कॉमन करके, C × V है तो यहाँ से V कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा C1 + C2 + C3। यहाँ से V से कट जाएगा, यानी कि हमारा जो समानांतर क्रम संयोजन का जो रिजल्ट आ जाएगा C = C1 + C2 + C3। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। अब उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसको अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, दिया हुआ है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इसका डिफिनीशन हम लोग निकालते हैं। जैसे सिंपल डिफिनीशन इसका है क्या, इसका सिंपल डिफिनीशन है आपका ऊर्जा = होता है, ऊर्जा = औसत विभव गुने होता है आपका आवेग, औसत विभव गुने आवेग। तो हम ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं U से। औसत विभव का मतलब ये हो गया, इनिशियल तो 0 हो जाएगा, +0 + V / 2 × हो जाएगा Q मतलब आवेश। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो हो जाएगा आपका U = 1/2 Q × V। ये हमारा हो गया संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा U = 1/2 Q × V। लेकिन हमारे पास फार्मूला है Q = कितना होता है, Q = C × V होता है। तो यदि हम इस इक्वेशन समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, समीकरण 1 से
एक नया रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। u इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, q की जगह पे सी भी रख देंगे, 1/2 इंटू सी भी इंटू भी, यानी कि बेसिकली आपका इसका आंसर हो गया u इजिकल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में माने संधारित्र में संचित ऊर्जा का एक ये दूसरा डिफिनीशंस हमारे पास मिल गया। इसके अलावा यदि हम चाहें एक और डिफिनीशंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार जो 1/q यहाँ पे c इजिकल टू क्यू बाई भी होता है ना, तो c इजिकल टू क्यू बाई भी को एक बार और चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से अब हम v के टर्म में चेंज करेंगे, चूँकि हमारे पास में फार्मूला है क्या, u इजिकल टू कितना फार्मूला है 1/2 q इंटू भी है। अब v के टर्म में चेंज करेंगे तो u इजिकल टू, और चूँकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है q इजिकल टू सी इंटू भी, तो v के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा q बाई सी। तो v का टर्म यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/2 यहाँ पे q दिया हुआ है और v इजिकल टू कितना दिया हुआ है q बाई सी। यहाँ से लिख सकते हैं u इजिकल टू 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। इस तरह से u का फार्मूला एक ये हो गया, यानी कि u का ये तीसरा फार्मूला हो गया। तो u को हम लोग 3 टर्म में लिख सकते हैं, u इजिकल टू 1/2 क्यू इंटू भी, u इजिकल टू 1/2 सी भी स्क्वायर और u इजिकल टू 1/2 क्यू स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई सी। तो जो भी आपको ज़रूरत पड़े मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से संचालित में संचित ऊर्जा को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन का। इस कॉम्बिनेशंस को पहले समझना ये है कि ये समानांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। आपको ये तीनों एक समान दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन वास्तव में ये आपका श्रेणी क्रम में न होकर समानांतर क्रम में है। क्यों? मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी करंट पास होता है, जा रहा है, तो एक तो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक, और यहाँ से आते हुए इधर की तरफ गया, एक यहाँ से गया और यहाँ से आने के बाद में फिर ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि 3 एक ही जो यहाँ से आपका यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये 3 बार में चेंजिंग हो जा रहा था अलग अलग। तो बोला किया गया था कि आवेश यदि चेंज होगा, आवेश नियत नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में हो गया। तो वास्तव में ये सीरीज जो है समानांतर क्रम में है। किस में है? समानांतर में है। तो समानांतर में होने के कारण हम लोग फार्मूले जानते हैं, c इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 3 3 6 3 9 माइक्रो फैराड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आपका आवेशों का पुनर्वितरण। आइए देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। आइए अब इसके बाद में देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण में सबसे पहले हम एक पार्टिकल बना लिए। ये पार्टिकल है A, जिसका C1 यानी कि कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका V1 यानी विभव दिया हुआ है, इसके पास में Q1 यानी कि आवेश दिया हुआ है, और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस के माध्यम से दूसरा पार्टिकल जुड़ा हुआ है B, इसको मान लेते हैं, जिसका आपका C2 यानी कि इसका कैपेसिटेंस और V2 यानी कि विभव और Q2 यानी कि आवेश दिया हुआ है, और दोनों के बीच में जो एक विभव काम कर रहा है, दोनों के बीच में जो है वह V यानी कि विभव काम कर रहा है। अब हमको पुनर्वितरण के पश्चात का विभव ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे अब हम गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा पुनर्वितरण के पश्चात विभव। पुनर्वितरण के पश्चात विभव में हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा V इजिकल टू होता है Q बाई सी। यहाँ से अगर हम गणना करेंगे तो V इजिकल टू Q, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पास में Q1 और इसके पास में Q2, माने A के पास में Q1 आवेश है और B के पास में Q2 आवेश है, तो लिख सकते हैं Q की जगह पर Q1 प्लस Q2। उसके बाद में A के पास में C1 है और B के पास में C2 है, तो C की जगह पर हम लोग C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं चूँकि Q इजिकल टू क्या होता है C इंटू भी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q1 इजिकल टू C1 इंटू V1 और Q2 इजिकल टू लिख सकते हैं C2 इंटू V2। ये आप लोगों को पहले से पता होगा।
यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तब भी इजिकल टू हो जाएगा Q1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं C1V1 प्लस Q2 की जगह पे लिख सकते हैं C2V2 डिवाइड पे हो जाएगा C1 प्लस C2। इस तरह से हम लोग V इजिकल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं पुनर्वितरण के पश्चात आवेश क्या होगा। पुनर्वितरण के पश्चात आवेश का मान कितना होगा, यहीं पे हम लोग गणना कर लेते हैं। इसको लिखिएगा, पुनर्वितरण के पश्चात विभव ज्ञात कर लिए। पुनर्वितरण के पश्चात किसका ज्ञात करना है, हमको आवेश ज्ञात करना है। पुनर्वितरण के पश्चात आवेश कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए का आवेश कितना है, माने ए के ऊपर आवेश कितना है, फिर उसके बाद में बी के ऊपर आवेश निकालेंगे। तो ए का आवेश निकालेंगे, ए का आवेश पुनर्वितरण होने के बाद में ए के ऊपर कितना आवेश आ रहा है, तो हम लोग को पता है आवेश निकालेंगे। तो इसको Q1 से डिनोट कर रहे हैं, तो Q1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q इजिकल टू C इंटू वी, यानी कि C1 इंटू वी। यहाँ से Q1 इजिकल टू C1, वी का मान ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। वी का मान है आपका C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हमारा Q1 का मान हो गया। उसके बाद में पुनर्वितरण के पश्चात B का आवेश निकालेंगे। B का आवेश क्या होगा, B का आवेश तो यहाँ से हो जाएगा Q2 इजिकल टू C2 इंटू वी, Q2 इजिकल टू C2 इंटू वी। यहाँ से Q2 इजिकल टू हो जाएगा C2 इंटू वी, वी का मान हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से आपके पास में हो जाएगा Q2 का मान। Q1 और Q2 का मान यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया पुनर्वितरण के पश्चात। यहाँ से हमने V का मान लिया पुनर्वितरण के पश्चात, विभव का मान ज्ञात हो गया। पुनर्वितरण के पश्चात आपका A पे आवेश और B पे आवेश कितना होता है, इसकी हम लोगों ने गणना कर ली है। दोनों पे आवेश की गणना हो चुकी है। अब इसके बाद में हम लोग गणना करना होगा पुनर्वितरण के पूर्व जो होता है A की ऊर्जा B की ऊर्जा कितनी होगी, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा कितनी होगी और ऊर्जा की हानि कितनी होगी, ये सब की गणना हम लोग अभी करेंगे आगे के थी में। अब इसके बाद में हम लोग ऊर्जा और ऊर्जा की हानि का गणना हम लोग कर लेते हैं कि कितना होगा। तो सबसे पहले पुनर्वितरण के पूर्व देखते हैं कि पुनर्वितरण के पूर्व कितना ऊर्जा की हानि हुई है। पुनर्वितरण के पूर्व ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये निश्चित रूप से हो सकता है कि पूछे एग्ज़ाम में। तो पुनर्वितरण के पूर्व जो है ए की ऊर्जा जो होती है, ए की ऊर्जा पुनर्वितरण के पूर्व ए की ऊर्जा 1/2 C1V1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बी की ऊर्जा जो होगी, बी की ऊर्जा होगी आपका 1/2 C2V2 स्क्वायर होगा। और हम कुल ऊर्जा निकालेंगे, तो इसीलिए कुल ऊर्जा जो होगी वह होगी, कुल ऊर्जा इजिकल टू E1 इजिकल टू हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कुल ऊर्जा यहाँ पे पुनर्वितरण के पूर्व का कैलकुलेशन कर लिया। अब उसके बाद में पुनर्वितरण के पश्चात तो पुनर्वितरण के पश्चात जो होगा वह होगा ए की ऊर्जा जो होगी वह होगी 1/2 C1V स्क्वायर। फिर उसके बाद में बी की ऊर्जा जो होगी वह होगी 1/2 C2V स्क्वायर। और कुल ऊर्जा यहाँ पे होगा, कुल ऊर्जा जो होगा वह होगा 1/2 V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। ठीक, यहाँ से हमने पुनर्वितरण के पश्चात हमने कुल ऊर्जा निकाल लिया। ठीक, अब हमको ऊर्जा हानि निकालना है। तो ऊर्जा हानि हम लोग जानते हैं, ऊर्जा हानि जो होता है वह होता है
को डेल यू से डिनोट करते हैं, तो डेल यू इजकल टू हो जाता है u1 माइनस u2। यहाँ से डेल यू निकालेंगे, डेल यू इजकल टू, चूँकि ये हमारा है u1 और ये हमारा है u2, तो u2 माइनस u1 कीजिए कितना होगा, सॉरी u1 माइनस u2 ना, u1 माइनस u2, तो कुछ नहीं 1/2 तो दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस इतना यहाँ से हो जाएगा माइनस c1 प्लस c2 इंटू हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो डेल u इजकल टू हो जाएगा 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 प्लस c2, यहाँ पे v का मान रख देंगे, v का मान होता है c1 v1 प्लस c2 v2 डिवाइडेड बाई c1 प्लस c2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पुट करते हैं डेल यू का मान, तो डेल यू इजकल टू हो जाएगा, डेल यू इजकल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 यहाँ से हो जाएगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस c1 स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक मिनट कट जाएगा, तो ये तो यहाँ पे स्क्वायर है तो c1 प्लस c2 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 का, एक मिनट ये पूरा को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कर दिए। ठीक है, c2 v2 इंटू यहाँ से हो जाएगा v का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अगर हम चाहें तो डेल यू इजकल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल यू इजकल टू सबसे कॉमन अगर लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कितना आएगा c1 प्लस c2 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे c1 प्लस c2 को हम लोग कॉम्बिनेशन करके और यहाँ से जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम ले सकते हैं डेल यू इजकल टू 1/2 इंटू c1 प्लस c2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो हो जाएगा c1 प्लस c2 इंटू c1 v स्क्वायर प्लस c2 v स्क्वायर। ठीक है, c1 प्लस c2 यहाँ से हो जाएगा इंटू कितना आएगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं, तो डेल यू इजकल टू हो जाएगा 1/2 इंटू c1 प्लस c2, और यहाँ से सोल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो इसका c1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा c1 c2, फिर c2 से करेंगे तो c1 c2 v1 स्क्वायर हो जाएगा, c1 c2 सॉरी यहाँ पे c1 होगा, c1 c2 v1 स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद यहाँ से अब हम करेंगे तो c2 तो हो जाएगा c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मैंने c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर होगा माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू c1 इंटू v1 c2 इंटू v2 माइनस c1 इंटू c2 और ये v1 इंटू v2, इतना हो जाएगा c1 v1 स्क्वायर और c1 v स्क्वायर कट गया, फिर उसके बाद में c2 v2 स्क्वायर और c2 v2 स्क्वायर से कट गया। अब उसके बाद में c1 c2 सबसे कॉमन लेते हैं, तो डेल यू इजकल टू हो जाएगा c1 c2 डिवाइडेड बाई
2 इंटू C1 प्लस C2। यहाँ से C1 C2 कॉमन कर लिए, सबसे पहले बच जाएगा V2 स्क्वायर। यहाँ से C1 C2 कम कर लिए तो प्लस V1 स्क्वायर, और सब तो कट गया है तो माइनस C1 C2 कम कर लिए तो 2 इंटू V1 इंटू V2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में डेल यू इजिकल टू हो जाएगा बेसिकली C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने ऊर्जा हानि को भी यहाँ से निकाल लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख, ऊर्जा हानि को निकालने के बाद में एक बार और देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। पुनर्वितरण के पूर्व जो है ए की ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी की ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। कुल ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, E1 इजिकल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इस तरह से ये E1 कुल ऊर्जा निकल गई। पुनर्वितरण के पश्चात ए की ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, बी की ऊर्जा 1/2 C2 V स्क्वायर। कुल ऊर्जा हो जाएगा आपका 1/2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। ऊर्जा का हानि निकालेंगे तो डेल यू इजिकल टू U1 माइनस U2, डेल यू इजिकल टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। भी का मान यहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद में सोल्व करने के बाद में हमारे पास में डेल यू निकल गया C1 C2 डिवाइड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। यही हमारा ऊर्जा हानि है पुनर्वितरण के पूर्व पश्चात का जो सिस्टम है उसके लिए। अब हम इसके बाद में देखते हैं आपका बांडे ग्राफ जनित्र। हालांकि ये हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, हो सकता है NCERT जो CBSE का सिलेबस होता है उसमें से हटा दिया है, बट हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में अभी भी बांडे ग्राफ जनित्र है, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वांडे ग्राफ जनित्र को। वांडे ग्राफ जनित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वास्तव में वांडे ग्राफ जनित्र होता क्या है? वांडे ग्राफ जनित्र क्या है? एक प्रकार का मशीन है जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। मतलब एक प्रकार का बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही प्रभावशाली मशीन है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ही उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं तथा जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। मतलब जो वहाँ पे कण उत्पन्न होते हैं उसको त्वरित किया जाता है, और इस मशीन की सहायता से हम लोग न्यूक्लियस यानी कि नाभिकीय विखंडन करते हैं। इसी को ही हम लोग वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। बेसिकली इसका उपयोग जो होता है वह न्यूक्लियस यानी कि नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। तो वांडे ग्राफ जनित्र को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तथा जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। इस मशीन को ही हम लोग वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आप इसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि और या आपको PDF मिल जाएगा तो आप वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले वांडे ग्राफ जनित्र का डिफिनीशंस हम लोगों ने देख लिया कि डिफिनीशंस किसको कहते हैं। उसके बाद में इसके सिद्धांत को लिखेंगे। यदि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले डिफिनीशंस लिखेंगे। डिफिनीशंस के बाद में हम लोग इसका सिद्धांत लिखेंगे, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहले इसका हम एक फिगर बना लेते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत होता है किसी चालक का नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है जो एक तरह से वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। जिस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे एक तरह से नुकीला सतह यहाँ पे हम बनाते हैं, और ये जो नुकीले सतह पे जो है निश्चित रूप से जो है बहुत सारा यहाँ पे जो है आपका नुकीला पार्ट है। इस नुकीले पार्ट पे बहुत सारा पॉजिटिव आवेश एकत्र हो जाएंगे। इसी पॉजिटिव आवेश के कारण जो है ये कार्य करेगा, और इसका सिद्धांत इसी पर आधारित है। हमने बना लिया। यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होगा और नुकीली सतह पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण यहाँ पे जो है विद्युत तूफान जिसको बोलते हैं, विद्युत तूफान यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, जो इसका वांडे ग्राफ जनित्र का आपका सिद्धांत है। बोल सकते हैं कि किसी भी चालक के नुकीले सिरे पे, जैसे यहाँ पे नुकीला सिरा यहाँ पे दिया हुआ है, इस नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है। यहाँ पे जो है नुकीले सिरे पे पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब भी वायु इसके संपर्क में आएगी तो वह धनावेशित हो जाता है और नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
वैद्युत पवन, जहाँ पे वैद्युत तूफान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। किसी खोखले गोलीय चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद में हम लोग लिखेंगे कि ये वान डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि क्या है। तो कार्यविधि से पहले हम इसका एक तरह से फिगर बना लेते हैं कि इसका फिगर क्या है। तो फिगर बना लेते हैं, उसके बाद में हम फिर इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इस फिगर का। देखिए फिगर इसका, यहाँ पे हमने वान डे ग्राफ जनित्र का डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। चूँकि ये पूछता है इसीलिए ज़रूरी है पढ़ना। हालांकि न्यू एनसीईआरटी से जो है इसको हटा दिया है, लेकिन अभी भी बिहार बोर्ड के सिलेबस में पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। सबसे पहले वान डे ग्राफ का हम लोग डिफिनीशंस देख लिए। डिफिनीशंस के बाद में डिफिनीशंस हमने क्या बोला था, डिफिनीशंस होता है वान डे ग्राफ जनित्र का कि वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तथा जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जा सकता है। और इसका उपयोग जो होता है बेसिकली न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। इस मशीन को ही हम लोग वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत जो होता है कि चालक के नुकीले सिरे पर यहाँ पे एक पृष्ठ घनत्व तो सर्वाधिक होता है, जिसके कारण जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वह धनावेशित हो जाता है और नुकीले सिर से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसके कारण विद्युत, इसे ही हम लोग विद्युत पवन कहते हैं। और यहाँ पे वैद्युत पवन यानी कि वैद्युत कह सकते हैं, विद्युत तूफान उत्पन्न होता है। इसी खोखले गोलीय चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, जैसे कि यहाँ पे समान रूप से वितरित हुआ है। तो इसका हम लोग इसके बाद कार्यविधि देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है। तो इस डायग्राम में आपका दिया हुआ है कार्यविधि। यहाँ पे एक C1 यानी कि कॉम्ब C1 काम कर रहा है, यहाँ पे C2 काम कर रहा है। ठीक है। तो कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से होता है। अतः इस कंघी के नुकीले सिरे का आवेश पृष्ठ घनत्व अत्यधिक होता है। जब आसपास के वायु के कण जो होते हैं नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं तो वे धनावेशित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे धनावेश उत्पन्न हो गया। यही धनावेश जो होते हैं नुकीले सिरों के संपर्क में आते हैं तो धनावेश से प्रतिकर्षित होकर पट्टे की ओर चले जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पे धनावेशित चारों तरफ से फैल जाता है और वहाँ पे वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। यही वैद्युत पवन पट्टा को धनावेशित कर देता है। धनावेशित पट्टे का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। धीरे धीरे जब यह भाग C2 के संपर्क में से गुजरता है तो प्रेरण क्रिया के द्वारा इस कंघी के नुकीले सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा गोलीय कवच के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित होने लगता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा और साथ साथ में इसके ऊपर में जो है धनावेशित उत्पन्न हो जाता है। कंघी C2 के यहाँ पे कंघी C2 यहाँ पे दिया हुआ है कि निचले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अत्यधिक होता है, अतः पुनः वैद्युत पवन चलने लगता है जो पट्टा को धनावेश को समाप्त कर देता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होने के कारण ये पट्टा के आवेश को क्या करता है, समाप्त कर देता है। पट्टे का यह भाग पुनः घूमकर C1 के पास पहुँचता है। यहाँ पे जो पट्टा काम कर रहा है P1 से P2, P2 से P1, P1 से P2 इस तरह से चलते रहता है। एक बार धनावेश यहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहाँ पे निगेटिव आवेश के कारण इसको खत्म कर देता है और इसका जो पॉजिटिव आवेश है पूरी तरह से ऊपर की तरफ में चढ़ने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। C1 से आवेश ग्रहण करके कंघी C2 से न्यूक्लियर सिरे के पास में पहुंचकर गोलीय कवच के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित करने लगती है। फलस्वरूप गोलीय कवच अधिक से अधिक आवेश ग्रहण करता है, जिससे उसका विभव लगातार बढ़ते हुए चला जाता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र लगभग 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे तीव्र गति रहती है कि वह 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर तक पहुंच जाती है। इस जनित्र की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष गोलीय कवच के बीच विभवांतर को 6 तथा 8 बिलियन वोल्ट तक बनाए रखा जा सकता है। बेसिकली ये हमारा तुम्हारा कार्यविधि हुआ। इस कार्यविधि को आप लोग लिख सकते हैं, जो बोला मैंने उसे भी लिख सकती हैं, या समझकर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, या मैं नोट्स को डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देखकर 1-2 बार पढ़ने के बाद में आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बेसिकली इसका उपयोग क्या है इसका, और यहाँ से जो होता है वह यहाँ पे जब आवेश उत्पन्न हो जाता है वही यही आवेश इसके माध्यम से जो इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसी के माध्यम से यहाँ पे आवेश यहाँ पे आता है और यही आवेश को इसके माध्यम से संचालित करते हुए जब टारगेट पे हिट करते हैं तो वहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन होता है न्यूक्लियर 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, या जितने भी पार्टों में हम लोग चाहते हैं उस पार्टों में विभक्त हो जाता है। उपयोग इसका क्या है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम लोग
जो है वान डे ग्राफ जनित्र यानी कि इस मशीन का उपयोग हम लोग करते हैं। पहला उपयोग क्या है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि उच्च विभवांतर जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम लोग नाभिकीय विखंडन नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है, या अल्फा कण, ये सभी धनावेशित कण हैं आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए। ठीक। तीसरा उपयोग क्या है, नाभिकीय भौतिकी में आविष्कार के लिए। ये 3 उपयोग आप लोग लिख सकते हैं। पहला उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, दूसरा उपयोग है धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन धनावेशित कण है, और अल्फा कण भी धनावेशित कण है, इस कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए। और तीसरा उपयोग इसका है कि नाभिकीय भौतिकी में आविष्कार करने के लिए। तो उसके बाद में इसका दोष भी लिख सकते हैं। इसका दोष है आकार इसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। इसके पास में उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी खतरनाक होता है। वहाँ पे काम करने वाले लोग जितने भी होते हैं उनकी माने जीवन संकट में पड़ सकती है। इसीलिए और सबसे बड़ी बात है कि इसका रख रखाव में काफ़ी पैसा खर्च होता है और एक जगह से दूसरे जगह हम इसको ले नहीं जा सकते हैं। ये हमारा दोष है। तो अगर फिर से हम बताना चाहें वान डे ग्राफ जनित्र को, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। स्टेप्स समझ लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर में परिभाषा लिखेंगे, जो इससे हमने बता दिया। उसके बाद इसका हम सिद्धांत लिखेंगे, जिसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तीसरा नंबर में और ये ग्राफ बनाएंगे सिद्धांत के साथ। तीसरा नंबर में हम लोग ये चित्र को बनाएंगे, यानी कि फिगर के बनाने के बाद में हम इसकी कार्यविधि को लिखेंगे। फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बनाना। कार्यविधि के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका उपयोग लिखेंगे, और उपयोग के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 नंबर में दोष या हानि बोल सकते हैं, दोष या हानि लिखेंगे। ये 5 स्टेप में सब पे 1-1 नंबर दिया गया है, और चित्र पे हमारा 2 नंबर रहता है। तो इसको परिभाषा के लिए कोई नंबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बट इस सब के लिए 1-1 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिगर के लिए 1 नंबर। मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप इसे तैयार करके ही जाइएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम लोग स्थिर वैद्युत आवरण या परीक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्थिर वैद्युत आवरण के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोटर दिया गया है, क्रेटर जिसको कोटर बोलते हैं, और इसके चारों ओर मान लीजिए कि यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ या गाउसियन सरफेस आपका बना हुआ है। और इस क्षेत्र में मान लीजिए इस क्षेत्र के बाहर में जो है हमारा पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया है। पॉजिटिव आवेश चारों तरफ उत्पन्न हो गया। पॉजिटिव आवेश चारों तरफ हमारा यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है। तो वास्तव में स्थिर वैद्युत आवरण होता क्या है, देखिए कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर यहाँ पे कोई भी विद्युत नहीं है, इसके अंदर कोई भी विद्युत नहीं है, सारा विद्युत जो है अनुपस्थित हो गया है या समाप्त हो गया है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग स्थिर वैद्युत आवरण कहते हैं। फिर से समझिए, कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का समाप्त हो जाना ही या अनुपस्थित हो जाना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत आवरण कहलाता है। इसे आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद में 2-3 चीज़ और समझना है हम लोगों को। क्या समझना है, हम लोग यहाँ पे ही समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज़ समझना है डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, यानी कि पारावैद्युत। पारावैद्युत किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। हालांकि इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है आखिर। देखिए, पारावैद्युत एक प्रकार का पदार्थ होता है जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है, उसे ही पारावैद्युत कहते हैं। देखिए, पारावैद्युत में सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि यह एक पदार्थ है जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है। क्या नहीं करने देता है, यह अपने से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है। ये याद रखना है, आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है। पारावैद्युत क्या है, पारावैद्युत एक प्रकार का पदार्थ है जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि यह आवेश को तो प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन यह विद्युत प्रभाव के प्रदर्शन करता है। विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करता है। विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करता है। आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन ये विद्युत के प्रवाह का प्रदर्शन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि पारावैद्युत के प्रकार कितने होते हैं। तो पारावैद्युत के टाइप्स जो होते हैं, 2 टाइप्स का पारावैद्युत होता है। एक होता है आपका ध्रुवीय पारावैद्युत
ध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरे नंबर पे होता है अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत वो पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव आवेश प्राप्त होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय। जैसे HCl इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अध्रुवीय में होते हैं अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी ना पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, इसको बोलेंगे अध्रुवीय। आप लोग समझ चुके होंगे। परावैद्युत का अब ध्रुवण पढ़ना है, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत का ध्रुवण, इसको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण एक टॉपिक है। तो इसको क्या बोलते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण में जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर फिगर हम बनाएं तो फिगर बनाने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ध्रुवण क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए कि हमने एक शील्ड यहाँ पे बनाया और इस शील्ड पे मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हो गया। और यहाँ पे हमने एक और शील्ड बनाया और इस शील्ड पे हमने क्या दिया? निगेटिव चार्ज दिया। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे अध्रुवीय पदार्थ को रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण दोनों के संपर्क में आने के कारण इस अध्रुवीय पदार्थ से एक नया पार्टिकल उत्पन्न होगा जो कि ध्रुवीय हो जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण निगेटिव और निगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और ये ध्रुवीय हो जाएगा। इसी को हम लोग परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। तो हमने इसके पहले डिफिनीशन भी बता दिया था, आप इसे अपने से तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।